सो 50 सीरीज कार्ड्स लॉन्च हो चुके हैं और लॉन्च हुए काफी दिन हो चुके हैं और अब कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं, जैसे कि पीएसयू बर्न, जीपीयू बर्न, परफॉर्मेंस इश्यूज, स्कैल्पिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इन सब के ऊपर अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है कि क्या 50 सीरीज कार्ड्स वर्थ इट है और क्या आपका सिस्टम 50 सीरीज के कार्ड्स को सपोर्ट कर सकता है। आइए बात करते हैं। शायद आपने ध्यान दिया होगा 40 सीरीज के जो हाई एंड जीपीयूज है, जैसे कि 4080 है, वो आजकल उतना मिल नहीं रहा है। 4080, 4090 की मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे शॉप्स में तो ये अवेलेबल ही नहीं है, जहां पर अवेलेबल है भी वहां पर ये बहुत ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है। जैसे कि ये कार्ड मैंने लिया था 99,000 का, तभी 4080 लगभग 1,10,000 20,000 के आसपास चल रही है। RTX 4090 का भी कुछ सिमिलर स्टोरी है, क्योंकि एनवीडिया ने RTX 4070, 4080, 4090 की प्रोडक्शन बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है। और इकोनॉमिक्स का रूल तो हमें यही कहता है कि अगर मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है और सप्लाई उतना नहीं है तो प्राइस हाइक देखने को मिलेगा ही। अब देखो, मुझे लगता है एनवीडिया इंटेंशनली ये चीज कर रहा है, उनको 50 सीरीज के कार्ड्स को बेचना है, तो इसीलिए 30 सीरीज एंड 40 सीरीज के प्रोडक्शन ऑब्वियसली बंद कर देगा ये लोग। और जैसे ही इसका प्रोडक्शन बंद होगा तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, तो प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। इसके बाद 50 सीरीज को ज्यादा प्राइस में ये लोग लॉन्च कर पाएंगे। ऑब्वियसली अब तक लॉन्च हो चुके हैं, पर प्रोडक्शन बंद करने के पीछे मोटिव यही था। एनवीडिया ने पहले ही देख लिया है कि जब 30 सीरीज एंड 40 सीरीज के कार्ड्स की हाई डिमांड थी, तब प्राइस किस लेवल तक बढ़ा था। जैसे कि मैंने जब खरीदा था RTX 3060, वो 50,000 में खरीदा था मैंने, जबकि वो कार्ड अराउंड 30,000 का है। 2020, 2021 एंड 2022 के शुरुआती कुछ महीनों में तुम्हें शायद याद होगा जीपीयूज की प्राइस किस लेवल तक बढ़ी हुई थी। Nvidia is planning to normalize the market। अब Nvidia जैसे कंपनी के लिए इस नॉर्मलाइज टर्म का मतलब है मार्केट में डिमांड क्रिएट करना। पहले बता दूं, आगे मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं बिल्कुल मेरा पर्सनल एनालिसिस है। Nvidia ने 50 सीरीज के कार्ड्स को कब लॉन्च किया? एंड ऑफ जनवरी, अराउंड 30 तारीख को। इस समय क्या चलता है चाइना में? चाइनीज न्यू ईयर, और यूं कह लो स्प्रिंग फेस्टिवल। ये टाइम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइम छुट्टी लेके लोग घर जाते हैं, जो फैक्ट्रीज के वर्कर्स से, इंजीनियर्स है, वो छुट्टी लेके घर जाते हैं। तो बेसिकली फैक्ट्रीज इस टाइम बेयरली ऑपरेट होती हैं। जो चाइनीज न्यू ईयर का पूरा टाइम पीरियड है, इस टाइम पे 10 से 15 दिन अराउंड फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट क्लोज रहती हैं, और उससे कुछ दिन आगे और बाद में भी फैक्ट्रीज बेयरली ऑपरेट होती हैं। एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है, इस समय लोग थोड़ा सा फेस्टिव मूड में रहते हैं और इस टाइम काम उतना होता नहीं है, तो फैक्ट्रीज अगर चाहे भी तब भी इस टाइम प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं कर सकता। तो ये मान लो कि चाइना में फैक्ट्रीज लगभग 60 डेज के लिए बेयरली ऑपरेट होती हैं, इंक्लूडिंग TSMC एंड Foxconn। TSMC बनाता है एनवीडिया के लिए फिजिकल जीपीयू, जो जीपीयू है वो बनाता है TSMC, और जो AIC कार्ड्स है, हाँ समझ गए, Asus, MSI, Gigabyte जैसे जो कंपनीज जो कार्ड्स बनाती हैं, इनको AICs कहा जाता है। तो इन कार्ड्स को असेंबल करता है, बनाता है Foxconn, एंड एनवीडिया की जो फाउंडर एडिशन कार्ड्स है वो भी Foxconn ही बनाता है। तो ये दो कंपनीज भी बेयरली ऑपरेट होती हैं इन 60 डेज के लिए। ऊपर से जो थर्ड पार्टी पार्टनर्स हैं, यानी कि जो AICs हैं, इनके साथ एनवीडिया की प्रॉपर्ली अभी कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है। इस वजह से जितने भी एनवीडिया की पार्टनर कंपनीज हैं, वो सभी 50 सीरीज के कार्ड्स को मार्केट में अभी भी लॉन्च नहीं किया है। और यही सारी चीजें स्कैल्पिंग को एनकरेज करता है। अब स्कैल्पिंग क्या होता है? बेसिकली बॉट यूज करके मल्टीपल लोग मिलके मल्टीपल अकाउंट से मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड्स को बाय कर लेते हैं रिटेल प्राइस पे। इससे क्या होता है, पहले तो जीपीयू का स्टॉक कम है, तो स्टॉक आउट हो जाता है कंप्लीटली। इसके बाद स्कैल्पर्स उन ग्राफिक्स कार्ड्स को बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस में बेचता है, और लोग खरीदते भी हैं, क्योंकि जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं उन्होंने तो रिटेल प्राइस में उसको ले नहीं पाया, तो वो लोग सोचते हैं चलो थोड़ा ज्यादा पैसा देके ले लेता हूं, और इसी तरीके से स्कैल्पर्स पैसे बना लेते हैं। अभी अगर इंडिया की बात करूं तो 50 सीरीज के कार्ड्स की हालत बहुत ही खराब है इंडिया में। एक तो ऑनलाइन में स्पेशली बात कर रहा हूं, कार्ड्स मिल ही नहीं रहे हैं, और ऊपर से जो मिल रहे हैं बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे मिल रहा है। तो 5090 को मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो अराउंड 4 लाख का वो बेचा जा रहा है, जबकि ये कार्ड 2.5 लाख के आसपास मिलनी चाहिए। तो बेसिकली वे बियॉन्ड MSRP। ऑब्वियसली 5080 का भी सिमिलर स्टोरी है। 1,10,000 का कार्ड, जो कि 1,10,000 के आसपास सेल होनी चाहिए, वो कार्ड जा रही है अराउंड 1,50,000, 55,000, 60,000, इवन बियॉन्ड। अब अगर स्कैल्पिंग की बात करूं तो इंडिया में स्कैल्पिंग उस लेवल का नहीं होता, क्योंकि इंडिया में इतने लोग ही कहां हैं जो 50 सीरीज के कार्ड्स को अभी खरीदने वाला है, और इतना महंगे कार्ड्स को अभी खरीदने वाला है। मैंने जितना देखा है, बहुत ही कम लोग हैं जो 1 लाख के ऊपर जाते हैं पीसी बिल्ड करने में। 1 लाख के ऊपर अगर एक ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस है तो कौन ही खरीदेगा। प्रॉब्लम्स की बात करें तो एनवीडिया की जो 50 सीरीज है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सीरीज है। 5070 Ti एंड 5090 में
कुछ रेंडर आउटपुट यूनिट्स ROPs मिसिंग हैं। इस वजह से 5090s में अराउंड 4 to 5% का परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिल रहा है और 5070 Ti में लगभग 10% का परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये 0.5% से लेके 1% केसेस में ही ऐसा हो रहा है, पर ये है और एनवीडिया ने ये चीज मान भी लिया है और इन्होंने ये भी कहा है कि नेक्स्ट बैच में ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो अभी के लिए बेहतर तो यही है कि अभी 6 महीने तक कोई भी 50 सीरीज के कार्ड्स को ना खरीदा जाए। यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही है। 50 सीरीज के कार्ड्स में जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल किया जा रहा है उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। स्पेशली 5090s में क्या हो रही है, ब्लैक स्क्रीन आ जाता है जब उसके बाद कार्ड कंप्लीटली ब्रिक हो जाता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में DDU वगैरह इंस्टॉल करके उस ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करने के बाद सही हो जाती है। तो ये ड्राइवर इशू भी हो सकता है और ये प्रॉब्लम सिर्फ 50 सीरीज के कार्ड्स में ही नहीं हो रही है। जो ड्राइवर वर्जन है 572.16 ये जो वर्जन है इसके साथ 40 सीरीज के कार्ड्स भी ट्रेवल कर रही हैं। इनिशियली चाइना में ये प्रॉब्लम नोटिस किया गया 5090 एंड 5090D के साथ। बेसिकली 5090D चाइना में रिलीज होती है, 5090 का एक ट्रिम डाउन वर्जन है, वो इंडिया में या फिर बाकी किसी और कंट्री में मिलता नहीं है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, कार्ड्स ब्रिक हो रही हैं। कार्ड्स जब भी ब्रिक हो जाती है उसके बाद विंडोज या फिर सिस्टम बायोस यानी कि मदरबोर्ड का जो बायोस है वो कार्ड को डिटेक्ट भी नहीं करता। इसके अलावा रैंडम क्रैशेस है, ब्लैक स्क्रीन है, गेम क्रैश है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है 50 सीरीज के कार्ड्स में। थैंकफुली मेरा जो 4080 है ये इफेक्ट नहीं हुआ है 572.16 ड्राइवर से। मैंने उसको इंस्टॉल किया है, काफी दिन चल भी रही है, थैंकफुली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो कुछ भी नहीं है, 5090 का भी पावर कनेक्टर पिघल रही है जैसा 4090 के साथ हुआ था। अब तो 5080 भी अफेक्टेड हो चुकी है। अब पावर कनेक्टर्स पिघलने के पीछे मेरा एक इन डेप्थ एनालिसिस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इतना समझ लो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर एंड 12 वोल्ट 2x6 या फिर 2x6 कनेक्टर, इनकी वजह से ये सारे दिक्कत शुरू हो रही है। जो 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर है इसको H+ कनेक्टर भी कहा जाता है, जो 12 वोल्ट 2x6 कनेक्टर है या फिर 2x6 कनेक्टर है, जैसा भी तुम कहना चाहो, इसको H++ कनेक्टर कहा जाता है। इस बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो अगर आप 50 सीरीज के कार्ड्स चूज करने वाले हो तो आपके सिस्टम में कौन से स्पेक्स होने चाहिए। बेसिकली एक जनरलाइज ओपिनियन है तो थोड़ा सा समझ लेना, एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए ताकि कार्ड बॉटलनेक ना हो। तो पहले 5090 की बात कर लेते हैं। इंटेल की साइड 14th एंड 15th जेन में i9 के साथ जाओ, और अगर AMD के साथ जाना है तो Ryzen 9 7900X या फिर 7950X एटलीस्ट तुम्हारे सिस्टम में होना ही चाहिए। इसके साथ 32 गीगाबाइट की रैम रिकमेंडेड है, और जो मदरबोर्ड चूज करोगे वो भी एक बढ़िया मदरबोर्ड होना चाहिए। जो टॉप नॉच चिपसेट्स होती है उनके साथ ही तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड, उनके साथ ही तुम्हें मदरबोर्ड लेना है, क्योंकि उन मदरबोर्ड्स की VRM सेक्शंस एंड उसका चिपसेट काफी बढ़िया होता है जो इन हाई परफॉर्मेंस CPUs को हैंडल करने के लिए बना है। PSU 5090 के लिए 1000 वाट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 1500 वाट भी बढ़िया रहेगा। और ये भी देख लेना कि वो PCI Express 5.1 या फिर ATX 3.1 को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। सपोर्ट करता है तो और भी बढ़िया। PSU एक बढ़िया ब्रांड का होना चाहिए और वो 80+ गोल्ड सर्टिफाइड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, जो RTX 5090 है उसमें ट्रांजिएंट स्पाइक्स बनती हैं, ट्रांजिएंट पावर स्पाइक्स जिसको कहते हैं। इसकी वजह से पावर कंजम्पशन कुछ मिलीसेकंड्स के लिए 900 वाट तक भी पहुंच जाता है इस कार्ड में। तो इस बात की भी तुम्हें समझ रखनी होगी जब पावर सप्लाई चूज कर रहे हो। अगर पावर सप्लाई बढ़िया क्वालिटी का नहीं होगा तो उसका OCP यानी कि ओवर करंट प्रोटेक्शन ट्रिगर हो जाएगा जब वो 900 वाट को हिट करेगा, और अगर OCP ट्रिगर हो गई तो तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा जो पूरा PC है वो शट डाउन हो जाएगा। तो एक बढ़िया क्वालिटी की पावर सप्लाई में इतने कम मिलीसेकंड्स की पावर स्पाइक से उस पावर सप्लाई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और PC केस भी 5090 को सपोर्ट करना चाहिए। मिड टावर केस भी ले सकते हो, उसमें देख लेना कि वो ग्राफिक्स कार्ड उसमें प्रॉपर्ली फिट आएगा या फिर नहीं, और उस केस में एयर वेंटिलेशन, एयर कूलिंग काफी अच्छा होना चाहिए, काफी सारे फैंस उसमें लगाने की ऑप्शन होनी चाहिए। अब बात करते हैं 5080 की, तो उसमें AMD साइड Ryzen 7 7800X 3D होना ही चाहिए। इंटेल साइड i7 या फिर i9 के साथ जा सकते हो 14th एंड 15th जनरेशन में। 32GB DDR5 रैम इसमें भी लगेगा, और जैसे इतने पावरफुल प्रोसेसर चूज करो उसके हिसाब से मदरबोर्ड भी चूज कर लेना। पावर सप्लाई इसमें 1000 वाट मैं सजेस्ट करूंगा। यहाँ पर भी सिचुएशन उस ट्रांजिएंट स्पाइक की तरह ही है, तो 1000 वाट लेना ही बढ़िया रहेगा। फ्यूचर अपग्रेडेशन का भी मौका तुम्हारे पास होगा। अगर 1000 वाट अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो 850 वाट भी चल जाएगा।
क्योंकि 850 वाट से 1000 वाट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। और यहाँ पर भी 80+ गोल्ड सर्टिफाइड होना जरूरी है और एक बढ़िया ब्रांड की पावर सप्लाई होना भी जरूरी है। बाय द वे, अगर 5090 ले रहे हो तो 4K 144 हर्ट्ज मॉनिटर जरूर लेना, अदरवाइज गेमिंग में तुम उतना परफॉर्मेंस देख नहीं पाओगे। 5070 Ti के लिए बताऊं तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट गेमिंग है तो इसके लिए i5 जा सकते हो 14th एंड 15th जनरेशन में, और 12th जनरेशन होगा तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगा, तो 14th एंड 15th जेन बढ़िया रहेगा। और AMD साइड तुम Ryzen 5 के साथ जा सकते हो 7000 सीरीज एंड 9000 सीरीज में। अगर प्रोडक्टिविटी करनी है, CPU इंटेंसिव टास्क ज्यादा परफॉर्म होगा, तो इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम Ryzen 9 7900X के साथ जाओ एटलीस्ट AMD साइड, और Intel साइड 14700K बढ़िया रहेगा। i7 14700K, इन सब के ऊपर तो तुम कुछ भी ले सकते हो, जस्ट एक रफ बेसलाइन है, इसके ऊपर कुछ भी लो। 32 GB की रैम एटलीस्ट होनी ही चाहिए, और DDR5 वाला ही लेना, क्योंकि DDR4 लोगे तो पुराने जनरेशन हो जाएगा, दिक्कत होगी। और 750 वाट की 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई तो जरूर लेना, पावर सप्लाई में कंजूसी नहीं। और अगर तुम्हारा भी ग्राफिक्स कार्ड जल गया है तब क्या करना है, कैसे वारंटी क्लेम करनी है, उस बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।